अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिंग सेशन लेके आ रहे हैं डॉक्टर अनिमेष मोहन। और मैं बताना चाहता हूँ अनिमेष मोहन के लिए कि ये बरेली का बहुत सौभाग्य कहिए कि इतना अच्छा डॉक्टर बरेली में आया। सबसे पहले तो एक ज़ोरदार स्वागत है डॉक्टर अनिमेष मोहन के लिए। बिकॉज अगर किसी को नी का कोई प्रॉब्लम है या फिर कमर का कोई प्रॉब्लम है तो मैं देखता था पेन किलर्स खा खा के बुरा हाल कर लेते थे वो लोग अपने किडनी और लीवर का, और गैस्ट्राइटिस बहुत सीवियर हो जाती थी। तो एक बीमारी ठीक करने के लिए कई बीमारी पैदा हो जाती थी। तो एक आयुर्वेदिक विधा जिसके लिए हम लोग यहाँ से पेशेंट को केरल कर्नाटक भेजा करते थे कि आप यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट लेके आइए। तो अनिमेष के आने से अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब हम लोग यहीं पे ही वो सारा ट्रीटमेंट जो हम साउथ में जाके लेते थे वो सारी ट्रीटमेंट अंडर डॉक्टर अनिमेष मोहन यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। अनिमेष से चाहूँगा कि सबसे पहले जिस विधा में उन्होंने MD की डिग्री ली है पंचकर्मा, तो वो बहुत एक नई चीज़ है लोगों के लिए। क्योंकि आज हमारे साथ पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं आप हमें वॉमिटिंग कराओगे, तो हम तो वैसे ही वॉमिटिंग नहीं कर पाते हैं, कैसे इतनी वॉमिटिंग कर लेंगे, आप मुझे लूज मोशन कराओगे। तो क्यों ज़रूरी है ये डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिन्स आम के रूप में और दोषित जो बिगड़ जाते हैं, अपनी साम्य अवस्था से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसमें पंचकर्मा का क्या रोल है, किस तरीके से वो हमारा उसकी जो मोड ऑफ एक्शन है, तो उसके बारे में आज अनिमेष मोहन पूरा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देंगे आपको, ताकि आप खुद जाने उस चीज़ के बारे में और लोगों को भी बता पाएँ। तो डॉक्टर अनिमेष मोहन प्लीज़ वेलकम। कायबंधु परिवार की ओर से मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से आज यहां पर आए कुछ आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए, कुछ पंचकर्म के बारे में जानने के लिए। आप में से कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं? एक बार हाथ ऊपर उठाइए। अगर मैं कहूं कि आप में से कितने लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं तो शायद ही कोई होगा जो नहीं यूज़ करता होगा। आज के 20 साल पहले कितने लोग मोबाइल यूज़ करते थे? शायद कोई। ठीक है, तो जैसे कोई भी नई विधा, कोई भी नई चीज़ आती है तो सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है उसकी अवेयरनेस फैलाने की। जब सबसे रिलायंस का मेरे को याद है कि मोबाइल आया था, बहुत छोटा सा मोबाइल होता था, रिलायंस 0 1 2 3 करके प्लान आता था, और लोगों के बीच बीच वो बताया गया कि कैसे अब आपको लैंडलाइन मतलब वो तार वाले फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और अब आप एक ऐसा फ़ोन रख सकते हैं जो आपकी जेब में आ जाए और आप उससे सारे काम कर सकते हैं। उस टाइम उसका स्लोगन होता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज किस प्रकार से एक पूरा शिफ्ट हमने देखा कि पहले हम लोग लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे, अब सब कुछ वो बंद हो गया, आज सब कुछ मोबाइल फ़ोन में आ गया। और जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन स्मार्ट होते गए वैसे वैसे अब घड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, अब कैलेंडर की भी ज़रूरत नहीं है, अब गेम्स खेलने के लिए वीडियो गेम की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसी में आ गया। तो कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो हमको जो आवश्यकता पड़ती है उसके अवेयरनेस की, लोगों के बारे में, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने की। बरेली क्षेत्र के लिए आज भी पंचकर्म एक नई चीज़ है। हार्डली आप देखेंगे 2 या 3 सेंटर्स हैं, पेशेंट बहुत हैं। जो अगर हम बोले जैसे मोबाइल के कंज्यूमर पहले भी बहुत थे लेकिन लोगों को पता नहीं था, उसी प्रकार से आज बरेली क्षेत्र में, इसके पूरे आसपास के, इवन मैं कहूँगा कि उत्तर भारत क्षेत्र में बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जिनको पंचकर्म की आवश्यकता है, लेकिन उनको क्योंकि ये ज्ञान नहीं है कि पंचकर्म होता क्या है और क्या इससे लाभ होते हैं, किसमें देते हैं, इसलिए वो इसका प्रयोग नहीं कर रहे। और मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज हम लोग सब लैंडलाइन से मोबाइल पर आ गए हैं, उसी प्रकार से यदि आपको पंचकर्म के बारे में, इसके लाभों के बारे में पता लगेगा तो आप भी डेफिनेटली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने रोगों का इलाज करने के लिए अन्य चिकित्सा पद्धतियों से फिर पंचकर्म पर आएंगे। तो थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन के साथ रखूँगा क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता रहे कि ये चीज़ क्या है और कैसे है। खुद हम पिक्चर्स भी दिखाते रहेंगे। क्लियर है, सबको दिख रहा है इधर? ठीक। तो देखिए, रोग को हम रोगी होते क्यों हैं? सबसे पहले रोग क्या है? हमारा बॉडी एक फैक्ट्री है। अगर मैं बोलूँ, या फिर हम कह सकते हैं हमारा बॉडी अपने आप में एक देश है। अगर हम भारत देश को देखें तो हमारे भारत देश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेना होती है जो सिक्योरिटी का काम करती है कि कोई भी आतंकवादी बाहर से अंदर ना आ पाए। हमारे देश में एक कंट्रोलिंग पावर होती है, जो सेंट्रल में एक पावर बैठी है, स्टेट में एक पावर बैठी है, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है कि कैसे कैसे व्यवस्था को सही से किया जा सके। देश को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारे विद्युत मंत्रालय है जो पूरा ऊर्जा किस प्रकार से बने इसका ध्यान देता है। और जब भी कोई कार्य होता है तो गंदगी भी बनती है,
कई सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो बनते हैं, तो हमारा पूरा जो वेस्ट मटेरियल का एक डिपार्टमेंट होता है जो उसको प्रॉपरली रिमूव करता रहता है। और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वेस्ट का रिमूवल प्रॉपर ना हो तो जैसे गंगा गंदी हो गई उस प्रकार से सारी नदियाँ गंदी हो जाती हैं और बीमारियाँ फैलने लगती हैं और देश पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारा देश है उसी प्रकार से हमारा शरीर है। जिस प्रकार से एक सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश को चलाती है, उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय ये हमको चलाता है। जिस प्रकार से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमको बचाती है कि बाहर के जो आतंकवादी हैं वो हम पे हमला ना कर सके, जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो ये देखता है कि अंदर जो कुछ गतिविधियां हैं जो कि आपत्तिजनक हैं वो ऐसा ना हो कि अराजकता फैले, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एक स्किन होती है जो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो बाहर के इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकती है। फिर अलग अलग बॉर्डर, एक इंडिया पाक बॉर्डर होता है जिसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, एक इंडिया नेपाल बॉर्डर होता है इसमें कम चाहिए। तो ऐसे ही हमारा ओरल रूट है, ये इंडिया पाक बॉर्डर है क्योंकि इस और नेजल रूट है, ये इंडिया पाक बॉर्डर है, यहाँ पे इन्फेक्शन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी और टाइट है। म्यूकस होता है, आप जो देखते हैं मवाद से निकलता है, म्यूकस निकलता है, वो एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर को बचाने के लिए, वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। मुंह में अगर सलाइवा आ रहा है वो भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आंखों से अगर आंसू आ रहे हैं वो भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो इस टाइप की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे पूरे शरीर में रहती है। फिर हम देखते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है, दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत जरूरी है, नहीं तो दिल्ली और कोलकाता वाली स्थिति हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा खाने का जो तंत्र है जिसको हम महास्रोतस भी बोलते हैं, उसका अपने पास एक अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है जो उसको कंट्रोल करता है। और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मस्तिष्क है वो अपने आप में एक चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है जो इन सबको कंट्रोल करता है। इन दोनों के बीच का सामंजस्य बिगड़े तो फिर बीमारियां होती हैं। तो जैसे जैसे एक देश को इन सब प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और ये सिस्टम सही से काम करते रहें, उसी प्रकार हमारे इस जो देश है, हमारा जो शरीर है, उसको इन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पड़ती है ये सिस्टम प्रॉपरली काम करते रहें। अगर इसमें से कोई भी एक सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हमको कोई ना कोई रोग हो जाएगा। अगर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में झगड़ा हो जाए तो अराजकता फैलती है, दंगे होते हैं। उसी प्रकार से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बीच का सामंजस्य बिगड़ जाए तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, बार बार मोशन आता रहता है, पेट में दर्द होता रहता है। ऐसी बीमारी होती है जो मरने भी नहीं देती और जीने भी ढंग से नहीं देती। उसी प्रकार से अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वीक हो जाए तो बहुत सारे टेररिस्ट अंदर घुसने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, बाहर का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, कोरोना का वायरस अंदर घुसने लगे तो वो इन्फेक्शन करने लगता है। जिस प्रकार से अगर पुलिस सही से कार्य ना करे तो दंगे हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम ना करे तो बॉडी में इन्फेक्शन होने लगता है, फीवर होने लगता है। तो पंचकर्म क्या है? पंचकर्म जैसे इस देश को सही से चलाने का तरीका है। अगर कोई आतंकवादी आपके अंदर घुसा है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि उन आतंकवादियों को मार दो, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। कभी जब बहुत ज़्यादा घुस गए तो मारने की आवश्यकता है, लेकिन कई सारे स्लीपर सेल हैं जिसको पहचानना ही मुश्किल है, तो किस किस को मार दो। तो दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पुलिस तंत्र को और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इतना स्ट्रांग बना दो कि जब भी कोई आए उसको वो मार दे। तो यही अंतर है एक नॉर्मल चिकित्सा पद्धति में और पंचकर्म में। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जो मैंने यहाँ पे आतंकवादी बोला था, वो हमारे शरीर में घुसते हैं तो वो एक इन्फेक्शन करते हैं। तो यदि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई भी एंटीवायरल ड्रग ले रहे हैं, तो वो काम क्या कर रहा है? उनको मारने का। जैसे हमने बताया कोई आतंकवादी घुसा, मुठभेड़ हुई और हमने मार दिया। लेकिन जो स्लीपर सेल है उसको मारने का काम कौन करेगा? तो यदि हम अपना इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा बना लें कि जब भी कोई तकलीफ हो वो उसको लड़ने की क्षमता रखता हो, वो पहचानने की क्षमता रखता हो, तो वो है पंचकर्म। तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाएगा? कोई भी अगर कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर वो वीक है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कोई ब्लॉकेज है हमारे चैनल्स में, हमारे प्रोसेस में, कि वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो यदि उस ब्लॉकेज को निकाल दो, वही पंचकर्म है। तो शरीर में आप जानते होंगे कि एक किडनी होती है,
उसका काम क्या है कि जितने भी वाटर सोल्यूबल वेस्ट हैं उनको बाहर निकालना। हमारा ये लंग्स होता है, इसका कार्य क्या है कि जितने भी एयर सोल्यूबल वेस्ट हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि केवल एयर बाहर निकले, उसके साथ में एयर सोल्यूबल वेस्ट भी बाहर निकलते हैं। हम सुबह सुबह मल का त्याग करते हैं, वो एक टाइप का वेस्ट मटेरियल निकालने का होता है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो कि फैट सोल्यूबल वेस्ट को बाहर निकाले। पहले के लोग थे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी कुछ करते रहते थे, वो देखते थे किस में क्या इफेक्टिव है, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि इस सीज़न में ये खाना चाहिए, इस सीज़न में ये खाना चाहिए, या फिर जिस एरिया में आप रहें उस एरिया का खाना खाना चाहिए। वो इसलिए होता है कि गंदगी इकट्ठी हो ही ना, लेकिन अब तो हम वो फॉलो करते नहीं। हम फ्रूट खाएंगे कीवी जो कि विदेशों में होता है, हम खाने में जंक फूड खाएंगे जो कि कहीं और का होता था या फिर हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हम पैक्ड फूड खाने लगे, हमको तरबूज हर सीज़न में चाहिए, आम हर सीज़न में चाहिए, और आम को वो बोतल में डाल के हम वो पिएंगे जिसमें पेस्टिसाइड्स पड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सुधार नहीं सकते तो ये तो 100% है कि आप कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो गंदगी इकट्ठी होती जा रही है। अब वो गंदगी जो इकट्ठी हो रही है तो उसके दो तरीके हैं, या तो उसको पहले ही अपना कार्य करने से पहले निकाल दें, गंदगी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करे उससे पहले ही निकाल दें तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसके बाद में भी उसको निकाल दें जिससे आप स्वस्थ हो जाए, तो यही पंचकर्म है। तो पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले पंचकर्म जो है आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। मतलब भले ही हम पंचकर्म कराए ना हो, लेकिन हर कोई कहता है आयुर्वेद मतलब पंचकर्म, या फिर हर किसी ने कहीं ना कहीं ये पंचकर्म टर्म जरूर सुना होता है, और एक तरीके से ये बन गया है कि पंचकर्म जो है वही आयुर्वेद है, या फिर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना वो आयुर्वेद है। एक्चुअल में ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है आयुर्वेद की। आप लोग जानते होंगे जैसे एक ऑर्थो ब्रांच होती है जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, एक ब्रांच मेडिसिन होती है जो कि इंटरनल मेडिसिन जो कि शरीर के मेडिसिन वाले रोग देखते हैं, एक सर्जरी होती है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हम किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बनेंगे तो वो 5 साल में नहीं बन सकते, हमको और ज़्यादा उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पंचकर्म जो है वो एक प्रकार का सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो जो डॉक्टर जो MD पंचकर्म करते हैं वो केवल और केवल इसी विधा से रोगों की चिकित्सा करने का कार्य करते हैं। तो पंचकर्म ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पंच और कर्म। पंच का मतलब है 5, कर्म का मतलब है कार्य। योगी दोष निवारण शक्ति बहु इति कर्तव्यता, इसको जो संस्कृत का टर्म बोला गया है उसको कर्म बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई कार्य जो दोषों को निकालने का कार्य कर सके, कर्म कर सके, उसको कर्म बोलते हैं। और ऐसे 5 कार्य जो हमारे शरीर से दोषों को बाहर निकाले उसको पंचकर्म बोलते हैं। और इसको साइंस है ये एक मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन की, मतलब जो डिटॉक्सिफाई जो हमारे बॉडी में जो दोष इकट्ठे हो रहे हैं उसको निकालना, और इवन वो बहुत छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, हम बात करते हैं कोशिकाओं की, वो इंटरसेलुलर लेवल पे भी वो डिटॉक्सिफाई होता है। और जब ये डिटॉक्सिफाई हो जाएगा तो काम होता है प्यूरिफिकेशन का। तो ये जो साइंस है ये साइंस है बायो प्यूरिफिकेशन की या फिर शुद्धिकरण की। और जब ये शुद्धिकरण हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, तो होता है रिजुविनेशन, दोबारा से हमारा शरीर जो है वो जवान होने लगता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि हेल्दी को हेल्दी रखना। जैसे हमने बताया कि गंदगी इकट्ठी होती जा रही है, गंदगी इतनी इकट्ठी हो कि वो आपके बॉडी में कोई बीमारी उत्पन्न करे उससे पहले ही पंचकर्म करा लें, तो वो हो गया हेल्दी को हेल्दी रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी लाइक रसायन और वाजीकरण, इसको हम प्रमोटिव पंचकर्म बोलते हैं। आजकल वैसे ये जो एक स्टीरियोटाइप क्या बन गया है कि पंचकर्म जो है वो अमीरों का इलाज है। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 90% बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर, ये और इवन आपके फिल्म एक्टर एक्ट्रेस वो पंचकर्म कराते हैं, क्योंकि उनको जवान रहना है, उनको एक रिजुविनेशन वाली चीज़ चाहिए। बहुत कम, क्योंकि मैं जिस सेंटर पे था वहाँ पे भी कई सारे फिल्म कलाकार आते थे, मिनिस्टर आते थे, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। वो ये नहीं पता लगने देते थे कि मैं यहाँ पे इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन वो हर साल आते थे, वो साल में एक छुट्टी लेकर के आएंगे। आप किसी को भी देखें, अगर आप याद करें, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, वो हैदराबाद जाके, बेंगलोर जाके जिंदल में अपना इलाज करवाते हैं।
चाहे नरेंद्र मोदी हो वो भी अपना पंचकर्म कराते हैं, चाहे अक्षय कुमार हो, अक्षय कुमार ने खुल के बोला था कि वो केरला में जाते हैं, उन्होंने पंचकर्म जब चल रहा था उसके बाद का अपने वीडियो भी नेट पे डाला है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इवन ऐसे ऐसे सेंटर्स मैंने विजिट किए हैं जहाँ पे जितने चाहे ऋषि कपूर हो, चाहे आपके जितने भी पुराने कलाकार हों, वो सब पंचकर्म करवा रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर करवा रहे हैं। तो ये एक प्रमोटिव थेरेपी हो गई हमारे आयुर्वेद के लिए। और तीसरी चीज़ जो होती है कि ट्रीटमेंट के लिए हमारे मिडिल क्लास में ये देखा जाता है कि जब तक रोग हुआ नहीं तब तक इलाज किस चीज़ का करवाएं। तो जनरली जो मिडिल क्लास है वो इस चीज़ में आता है कि एक बार बीमारी हो गई तो क्या है, या तो ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहें, दवाई खा खा के हम अपना जीवन चलाएं, या फिर क्या करें, एक बार पंचकर्म करा लें और बाद में दवाई खाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये जो है ट्रीटमेंट, क्योंकि एक चीज़ जो होता है पंचकर्म से जो एक बार ट्रीटमेंट होता है, अगर एक बार हमने सफाई कर दी पूरी तो खुद ब खुद रोग दूर हो जाएगा, तो हमको उसको दबाने की ज़रूरत क्या है। ये ठीक इसी प्रकार से जैसे ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक पड़ोसी आया, उसने सीवर का पाइप लेके यहाँ छोड़ दिया और लगातार सीवर का गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है और यहाँ पे खूब बदबू इकट्ठी हो रही है। बदबू, आप घुसते साथ ही आपको बदबू लग रही है। यहाँ पे जब वो पानी गिरता जाएगा सीलन आने लगेगी दीवारों में। तो ये जो हो रही है सीलन आना, बदबू आना, ये एक बीमारी है। तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। हम पहले लाएंगे सेंट, लाएंगे रूम फ्रेशनर, उसको छिड़क दिया। दवाइयाँ यही काम करती हैं कि बदबू वहीं पर ही है लेकिन उसका बदबू का एहसास आपको नहीं होने देंगी। और फिर उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो गंदगी और बढ़ती जाएगी, फिर वो हल्के वाले सेंट काम नहीं करेंगे, फिर बड़े बड़े सेंट डाले जाएंगे, फिर लगातार एक एयर प्यूरीफायर चलेगा। दवाइयाँ यही काम कर रही है। आपको कोई बीमारी होती है, आप दवाई लेते हैं, फिर उसका डोज बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है। पहले गोलियों से काम चल जाता है, फिर दिन में 2 बार गोली लेनी है, फिर 3 बार लेनी है, फिर उसके बाद में इंजेक्शन लगवाना है। पूरी ज़िंदगी ऐसी ही चलती गई। और सीलन तो तब भी आती गई, उसको कैसे रोकेंगे। जो सीलन मतलब जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, जो धातु हैं, वो तो खराब होती गई। तो उसको सही कैसे करें, इसी में पंचकर्म क्या करता है। वो सबसे पहला काम क्या करेगा, आयुर्वेद डॉक्टर हमेशा आपको बताता है ये लेना है, ये नहीं लेना है। नहीं लेना मतलब वो सीवर का पाइप है, पहले तो सीवर का पाइप बंद करो, तभी तो गंदगी दूर होगी। इसको हम बोलते हैं प्रज्ञा अपराध, कि हमको पता है कि ये बीमारी का कारण है। अगर बीमारी का कारण ही दूर नहीं हो रहा है तो हम बीमारी को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, सीवर का पाइप बंद कर दिया कि और ज़्यादा गंदगी नहीं आएगी। फिर हमने क्या किया, ये जितनी भी गंदगी थी इसको बाहर पहले घोलना चालू किया। खूब सारा सर्फ का पानी, फिनाइल और ये सारी चीज़ें डाल के इसको घोला और उसके बाद में एक मोटर लेकर के पूरे के पूरे को बाहर निकाल दिया। जब एक बार वो गंदगी बाहर निकल गई, इमीडिएटली बदबू नहीं जाएगी, लेकिन हल्के हल्के बदबू जाना चालू हो जाएगी, सीलन कम होना चालू हो जाएगी। फिर आपको सेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो यही तो पंचकर्म है, ये बीमारी को इस तरीके से ट्रीट करने का तरीका है। तो पंचकर्म जैसे मैंने बताया कि 5 और कर्म मतलब जो हमारे कार्य हो गए जो कि इसमें काम करते हैं, ये एक टाइप का बायो क्लेंसिंग मैकेनिज्म है जो बॉडी सिस्टम को बेटर बायो अवेलेबिलिटी, एक और बढ़िया चीज़ आ गई बायो अवेलेबिलिटी। देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा शरीर बन जाता है। आज सुबह नाश्ते में आपने कुछ ना कुछ खाया होगा, किसी ने पराठे खाए, तो पराठा जो खाया तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, थोड़ा सा जो घी लगाया वो फैट होगा, वो जब हमारे बॉडी में गया वो डाइजेस्ट होगा, वो ग्लूकोज बनाएगा, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उस कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को एनर्जी बनाने के लिए देगी। कुछ हमने प्रोटीन ली, उससे कोशिकाएं बनेंगी। तो ओवरऑल जो कुछ हमने खाया वो हमारा शरीर बन गया। और अगर प्रॉब्लम इसी में हो जाए, हम कितना खा रहे हैं, कितना हमारे शरीर को मिल रहा है। हमने कोई दवाइयाँ ली, कितने हमारे शरीर को मिल रही हैं, दवाई का डोज क्यों बढ़ता है। हमने अगर 100 मिलीग्राम कोई ड्रग दिया, हमारा शरीर उसमें से केवल 2 मिलीग्राम ले पा रहा है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी की कमी है। लोग कहते हैं हम खाना खा रहे हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा, बायो अवेलेबिलिटी की कमी है कि हम जितना ले रहे हैं उतना हमारे शरीर को मिल नहीं रहा है। तो पंचकर्म जो है वो ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर किस तरीके से ये पूरा प्रूव हो चुका है रिसर्च के द्वारा कि ये स्किन से लेके, किडनी से लेकर के इंटेस्टाइन पे, लंग्स पे, लिवर पे, सभी पे कार्य करता है। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, एक काम करेगा ये स्रोतोशोधन, जितने भी चैनल्स हैं बॉडी के उनको साफ करना। जैसे कमरे की गंदगी बताई थी, उस गंदगी को साफ करना वो स्रोतोशोधन कहलाता है। दूसरा ये कार्य क्या करेगा कि जितने दोष हैं
दोष मतलब ये जो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन, जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये पूरे शरीर में एक एक जगह पहुंच जाते हैं। हमारे पास कई रोगी आते हैं कि हाथों में दर्द है, जोड़ों में इतना दर्द है, सुबह सुबह मुड़ता नहीं है, वो दोष वहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो पहले उन दोषों को, उन शाखा मतलब जो हमारे हाथ पैर हैं, उससे कोष्ठ में, हमारे पेट में लाना और उसको फिर वहाँ से निकाल देना। जैसे मैं इस कमरे की अगर सफाई कर रहा हूँ तो पहले वाइपर से सारी गंदगी को इकट्ठा करके गेट के पास लाऊंगा, फिर गेट से बाहर निकाल दूंगा। तो ये काम जो करता है वो पंचकर्म करता है। फिर इसके बाद में एक संसर्जन क्रम होता है। तो हम बताते हैं कि अब सफाई हो गई, सफाई होने के बाद में हमने धुलाई करी है, अगर तुरंत उस पर चल देंगे गीले पे तो क्या होगा, दोबारा से गंदगी बहुत जल्दी चिपक जाएगी। तो जब तक वो गीला सूखता नहीं है, सूख नहीं जाता, तब तक हमको थोड़ा सा बॉडी का ध्यान रखना है। जैसे पोंछा लगने के बाद में हम कहते हैं कि तुरंत मत चलो, पैर के निशान पड़ जाएंगे। तो हमने पोंछा लगा दिया पंचकर्म से, फिर उसके बाद में एक आपको खाने का रूटीन बताया जिसमें कि आपको हल्के हल्के फॉलो करना है, फिर आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे। उसको संसर्जन क्रम बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ नॉन रिलैप्स, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, कई रिसर्च हो चुका है कि कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें एक बार पंचकर्म कराने पे दोबारा वो होती ही नहीं है। लाइन से आपको नाम लो, सोरियासिस, आप लोग जानते होंगे, स्किन की बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी होती है कि वो एक इन्फेक्शन कंडीशन नहीं है, उससे इन्फेक्शन की तरह नहीं फैलती, पूरा स्किन मोटी मोटी हो जाएगी, बहुत बुरी तरह खुजली होगी, दवाई खाते रहेंगे, दवाई में फिर स्टेरॉइड चलने लगता है, उसके बाद में भी पेशेंट सही नहीं होता। स्टेरॉइड खाते खाते उसका लिवर और किडनी चला जाता है पर पेशेंट नहीं सही होता। लेकिन एक बार वमन कर्म कराने से वो पेशेंट एकदम सही हो जाता है, ना उसको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, बस उसको ये बताया जाता है ये चीज़ खानी पीनी नहीं है। अगर वो और ज़्यादा खाएगा पिएगा फिर से पंचकर्म करा देंगे, गंदगी निकाल देंगे और उसको दोबारा से वो बीमारी नहीं होगी। स्लिप डिस्क की दिक्कत, बहुत कॉमनली उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं L4 L5 में गद्दी जो है वो बाहर निकल गई, नसों को दबा रही है, बहुत बुरी तरह पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरा पैरों तक जाता है। लोग कहते हैं कि पहले थोड़ा है तो एक्सरसाइज करो, दवाइयाँ खाओ, पेन किलर खाओ जिससे वो कम होगा, उसके बाद में जब ज़्यादा बढ़ने लगता है ऑपरेशन करवा लो कि जितनी गद्दी बाहर निकल रही है उसको कटवा करके निकाल दो। लेकिन ऑपरेशन में क्या करेंगे, उस गद्दी को न्यूरोसर्जन ही ऑपरेशन करता है, उसको गद्दी को काटेगा और उसमें बाकी को सिल देगा, जिससे वो वाली जो गद्दी नस को दबा रही थी वो नस को नहीं दबाएगी। हमारे यहाँ पे 26 वर्टिब्रा हैं, 26 इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, एक जगह निकली ऑपरेशन करा लिया, 4-5 लाख रुपए गए, फिर वो दूसरी जगह निकलेगी फिर से ऑपरेशन कराएंगे क्या, फिर वो तीसरी जगह निकलेगी फिर से ऑपरेशन कराएंगे क्या। तो ज़्यादातर मरीज जिनके अगर एक बार चालू हो जाता है स्लिप डिस्क का दिक्कत, उनके कमर में भी 4-5 जगह होता है, गर्दन में भी 4-5 जगह होता है, तो कहाँ कहाँ का ऑपरेशन कराएंगे। अगर इनिशियल फेज में ही हम लोग इस पंचकर्म पे जाते हैं तो हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाता है, पहले उसको रिलैक्स करवाते हैं, फिर हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं कि जिससे वो बाहर निकले ही नहीं, उसको वो पकड़ करके रखे। फिर हम बता देंगे क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं। ये अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। फिर एक नॉन रिकरेंस ऑफ डिसीज जो हम लोगों ने बताया, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं एसिडिटी से, अम्ल पित्त उसको हम लोग बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है, डेली सुबह सुबह दवाई खा रहे हैं खाली पेट, उसके बाद में खाने से पहले भी दवाई ले रहे हैं, खाने के बाद में भी दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो एसिडिटी सही नहीं हो रही। और एसिडिटी स्ट्रेस बढ़ाती है और स्ट्रेस वापस फिर एसिडिटी को बढ़ाता है। तो वो एक ये चेन रिएक्शन चलती है, इसको बढ़ाए इसको बढ़ाए इसको बढ़ाए, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बीमारी ऐसी हो जाती है, फिर कुछ सीधे वो पेप्टिक अल्सर को बना देती है। और आजकल, पहले ये बीमारियां होती थी 40-50 साल के बाद में, आजकल ये 15 साल 20 साल के बच्चों को भी हो रही है। तो इस वाली में भी जो ये पहले तो लोग, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपरली तो अगेन ये प्रॉब्लम होगी। पहले हमने ये बता दिया ये इसके कारण है, उसको आप फॉलो करिए और प्रॉपर अगर पंचकर्म कराते हैं तो उसके बाद में ये सारी बीमारियां एकदम ख़त्म हो जाती हैं। अब पंचकर्म में चीज़ें क्या आती हैं, सबसे पहले एक बॉडी को तैयार किया जाता है, ये एक टाइप का सफाई मैकेनिज्म है। अगर मेरे को एक बॉटल साफ़ करनी है, बॉटल में खूब गंदगी चिपकी हुई है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसमें कुछ सर्फ का पानी डालूंगा, हल्के हल्के सर्फ का पानी डालूंगा, जिससे वो क्या करेगा, उस गंदगी को घोलेगा, क्योंकि जो गंदगी है वो बॉटल के सरफेस से चिपकी हुई है। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँगा, जिससे गंदगी और आसानी से घुले। फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करूँगा कि सारी की सारी गंदगी उसमें आ जाए, फिर उसको उलट दूँगा कि पूरी गंदगी उसके मुँह से बाहर निकल जाए।
तो पंचकर्म में भी यही किया जाता है। सबसे पहले आपकी बॉडी को तैयार किया जाता है, दीपन पाचन, कि आपकी अग्नि अगर प्रॉपर काम करेगी, जिससे हम जो कुछ भी आपके जो सर्फ का पानी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, तेल या घी इस टाइप की चीज़ें देते हैं हल्के हल्के बॉडी की गंदगी को डिसॉल्व करने के लिए, वो बॉडी उसके लिए तैयार होगी। उसके बाद में स्नेहन करते हैं। स्नेहन मतलब देखिए, आयुर्वेद इतना डीप साइंस है, बहुत साइंटिफिक है और बहुत डीप है। अगर दिन में बादल आ जाएं तो उस पर भी आपकी बॉडी पर असर पड़ता है। गर्मी का समय है, अचानक से बादल आ जाएं, आपकी भूख कम हो जाती है। आप जैसे अगर आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, सुबह सुबह जैसे जैसे सूरज बाहर निकलता जाता है उस प्रकार से आपकी भूख बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, जाड़ों में भूख ज़्यादा लगती है, गर्मियों में भूख कम लगती है। तो जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं लोक पुरुष साम्य। जो हमारा लोक मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, और जो हम पुरुष मतलब जो शरीर है, वो एक दूसरे से मिला हुआ है। शरीर का फ़र्क लोक पे पड़ता है और लोक का बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हम लोग इन सारी चीज़ को कंसीडर करते हैं कि कैसे किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको दवाई दी जाए तो इफ़ेक्ट बेटर मिले। सेम दवाई से हम लोग 5 अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने कई अपने पेशेंट को बताता हूँ कि मैं अगर एक घी पीने को दे रहा हूँ, वो घी अगर सुबह सुबह जैसे सनराइज इस समय 6:45 पे हो रहा है बरेली में, तो अगर 6:45 से 7:15 के बीच में दूंगा तो वो एक अलग कार्य करेगा। वही घी, उतना ही घी अगर मैं खाना खाने से पहले दूंगा, जब आपको भूख तेज लग रही है, तो वो एक अलग कार्य करेगा। और वही घी, उतना ही घी अगर मैं खाने में मिक्स करके दूंगा तो वो अलग कार्य करेगा, वो वजन बढ़ाएगा। तो इस सारी साइंस को देखते हुए हम लोग बताते हैं कि किस टाइम पे वो सर्फ का पानी डालना है, मतलब घी आपको कब पिलाना है। उसका एक इंक्रीजिंग डोज चलता है। देखिए आजकल बाकी सभी विधाओं में क्या है, अगर पैरासीटामोल की एडल्ट डोज 650 मिलीग्राम है तो सबको 650 चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी वेट देख लेंगे कि वेट कम है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डोज कम हो जाएगी, लेकिन हर पर्सन पे सेम है। आयुर्वेद कहता है पुरुषम पुरुषम विच्य, मतलब हर इंडिविजुअल, हर पेशेंट अपने आप में अलग है। तो जो इसका डोज है वो एक हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग रहता है कि किसी को 40 दिया, किसी को 50 दिया। अभी हमारे पास पहले कुछ पेशेंट थे जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने 5 वमन एक साथ किए एक ही हफ्ते के अंदर। तो एक पेशेंट था राजस्थान से आया था, तो उसका हमने स्नेहपान का डोज मतलब एक दिन में उसको जो घी पिलाया वो 380 मिलीलीटर पिलाया। एक तहसीलदार साहब हमारे आए थे, उन्होंने अभी लास्ट हफ्ते वमन लिया, उनका लास्ट डोज जो था वो 110 ml था। कई डॉक्टर लोग अभी वमन करा चुके हैं, तो उनका जो लास्ट डोज था वो 140 ml था। तो हर आदमी का अलग अलग डोज होता है। तो ये जो साइंस है कि इंडिविजुअलाइज मेडिसिन, आपके शरीर को क्या आवश्यकता है वो देख करके हम लोग आयुर्वेद में फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसको तैयार किया, फिर मैंने बताया हम बॉटल को थोड़ा सा गर्म करेंगे जिससे वो गंदगी घुल जाए। उसी तरीके से आपके शरीर का एक मेटाबॉलिज्म बढ़ाया जाएगा। वो मेटाबॉलिज्म जो बढ़ाते हैं वो हम कैसे बढ़ाते हैं कि पूरे बॉडी पर ऑयल मसाज किया, उसके बाद में आपको स्टीम चैम्बर में बैठाया कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाए और खुद आपको फील होगा। हम कहते हैं हम पेशेंट को नहीं बताते कि आपको क्या हो रहा है, पेशेंट हमको बता हाँ शरीर में कुछ हल्कापन लग रहा है, भूख भी अब प्रॉपर लग रही है। यही मेटाबॉलिज्म बढ़ना होता है। जो अंतर है वो तुरंत पता लगेगा। ये 100% है कि पंचकर्म के बाद में लाभ मिलेगा ही। कितना लाभ मिलेगा ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो ये करने के बाद में स्नेहन स्वेदन, फिर हम कहाँ से गंदगी निकालना है उसके अनुसार डिसाइड करते हैं कि वो बॉडी कहाँ पे गंदगी को इकट्ठा कर रही है। अगर वो हमारे आमाशय में, स्टोमक में गंदगी को इकट्ठा कर रही है, नियरेस्ट रूट हुआ मुंह, उल्टी करा के निकाल दिया, बॉडी खुद करा देगी, हम बस उसको हेल्प करते हैं। जितनी गंदगी है वो पूरी की पूरी बाहर निकाल देगी। अगर वो हमारे पेट में, आंतों में इकट्ठी हो रही है, मोशन करा के निकाल दिया, एक नेचुरल रूट है, तो उसमें ऐसी गंदगी निकलती है। कई बार हम लोगों का डॉक्टरों से डिस्कशन भी होता है कि किसी को बोले लूज मोशन हो गए, कितने लूज मोशन हो गए, 4-5 हो गए, और अब कितने हो गए, अब 10 हो गए, वो तुरंत कहेगा पेशेंट को एडमिट करो। तो अभी हम लोगों ने 4 डॉक्टरों को वेरिएशन कराया, उनको 30 मोशन हुए। तो वो ये बोलते हैं कि हम कहाँ 10 मोशन में पेशेंट को एडमिट कर लेते थे, अभी एक डॉक्टर साहब है उनको 30 मोशन कराया, वो कह रहे मैं एकदम एक्टिव हूँ। यही अंतर है एक मोशन होने में और एक गंदगी निकलने में, और उसके बाद में वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई। यही पंचकर्म है। फिर अगर एक होता है बस्ती, कि हमको पूरे शरीर तक पहुंचना ही नहीं है, जो हमारे दोष है, जितने भी वात विकार होते हैं, जो जोड़ों का दर्द होता है, जो किसी भी प्रकार का पेन है, वहाँ तक उसको अगर हमको सही करना है तो हमारी जो बड़ी आंत है उससे हम गंदगी को निकाल देते हैं।
ये जो बस्ती एक ट्रीटमेंट है, ये अपने आप में एक इतना बड़ा ट्रीटमेंट है कि हम इससे वज़न कम भी कर सकते हैं, वज़न बढ़ा भी सकते हैं, किसी को जोड़ों का दर्द हो उसको भी सही कर सकते हैं, किसी की मांसपेशियाँ सिकुड़ रही हो उसको भी सही कर सकते हैं। जैसे एलोपैथी में इंजेक्शन लगाने की विधि है, उसी प्रकार से हम इंजेक्शन नहीं लगाते, हम बस्ती लगाते हैं। केवल एक एनिमा के तरीके से, एनिमा और बस्ती में बहुत अंतर है, लेकिन एक तरीका ये होता है कि एनिमा के तरीके से आपको दवाई दी, 2 मिनट वो शरीर में रुकी और अपना काम करके आ गई। पेशेंट होते हैं कि बहुत परेशान होते हैं कि बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है, एक बस्ती दी वो अपना काम करके आ गई। अभी भी कई सारे मरीज़ हमारे यहाँ हैं, बस्ती का रिज़ल्ट तुरंत भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। साल में एक बार बस्ती कर्म करवाया, 2 साल 3 साल तक दर्द ही नहीं हो रहा, दर्द की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही, यही पंचकर्म है। फिर एक होता है नस्य कर्म। हमारे शरीर के जो ऊर्ध्व जत्रुगत बोला जाता है, ये हमारा क्लेविकल है, ब्यूटी बोन इसको बोलते हैं, इसके ऊपर का जो शरीर है वो एक अलग है। जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारे देश में जम्मू कश्मीर जैसे अपना अलग सब चलाता है, तो अगर वहाँ की सफाई करनी है तो वहीं पे घुस के करनी होगी। 370 को हटाया, तो ऐसे ही हम लोग अगर नस्या करते हैं तो ऊपर की सफाई कर देते हैं, क्योंकि वो बाकी जगह से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे पहुँचने का तरीका होता है, नासा ही सिरसो द्वारम, नाक सिर का द्वार है। अगर इससे दवाई दें, मैं बीच में चाहूँगा अगर कुछ पेशेंट अपने जो फीडबैक हैं वो भी शेयर करना चाहें कि कैसे उनको नस्या होके कैसे कैसे रिज़ल्ट मिले। केवल एक अगर आप थोड़ा सा शेयर करने चाहेंगी अपनी सिस्टर के बारे में, आपके बारे में बता दो। ये इशिता जी हैं, MBA करी हुई हैं, मैनेजमेंट में काम करती हैं। तो इनकी सिस्टर सृष्टि, उसको कितने सालों से दिक्कत थी? और या वो काफ़ी टाइम से दिक्कत थी। कितना टाइम? वो कम से कम 4-5 साल से। 5 साल से। 5 साल से दिक्कत क्या थी? बहुत ज़्यादा एलर्जी, इतनी छींकें आती थी, इतनी छींकें आती थी कि वो बहुत परेशान हो जाती है, रनिंग नोज रहती थी। केवल और केवल एक काम करवाया हमने, नस्य कर्म, और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो आती थी यहाँ पे, आधे घंटे का पौन घंटे का ट्रीटमेंट होता था और केवल नाक के रूट से दवाई डालते थे, उससे पहले बॉडी रेडी करते थे। और अब कैसी है? अब उसको काफ़ी टाइम से जुकाम भी नहीं है, अब काफ़ी ठीक है। जैसे उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता था या ठंड लग जाती थी, तो उसको काफ़ी रिलीफ है इस चीज़ से। तो केवल एक छोटा सा नस्य कर्म का क्या इफेक्ट हो सकता है? अभी इशिता जी को भी गर्दन के पेन की प्रॉब्लम है, उसके लिए वो यहाँ पे आ रही हैं। बैक एक की दिक्कत है, तो एक एक करके हम लोग सही कर रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर को सही कर दिया, अभी कर्नाटक और तमिलनाडु सही करना बाकी है। तो आपका नेक का पेन कैसा है? मेरा नेक का पेन ठीक है, अब हल्के हल्के नीचे जैसे बैक, लोअर बैक में पेन है, तो डॉक्टर से उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के रिजल्ट मैम आपको शेयर करना चाहेंगे? नहीं। तो मैम को भी नेक का पेन था, आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ? हाँ, आप लोग जानते होंगे हमारे शहर के बहुत ही सीनियर मोस्ट डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चितलांगनिया, आप सभी नाम जानते होंगे, इतना जाना माना नाम है। तो एक बार मेरे को एक हमारे परिचित हैं, तो उनके थ्रू उन्होंने कहा कि चितलानिया सर मिलना चाहते हैं, वो उनकी वाइफ भी कुछ दिक्कत है। तो मैम के घर पे मैं गया था सबसे पहले मैम को देखने। मैम सर की वाइफ हैं, तो एक बार मैम का स्वागत है। मैम मिसेज निशा चितलानिया मैम। तो जब मैम को घर पे देखा था तो मैम का हाथ इतना उठता था, शायद उन्होंने बताया था कि बहुत बुरी तरह पेन रहता है, ये हाथों में कम, ये पूरा गर्दन से लेकर इधर तक आता है। हम लोग कुछ एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं मर्म का, कि छूते ही मतलब एकदम कूद पड़े, ये स्थिति थी। फिर अभी मैम का शायद आज 10वां दिन है। हाँ, तो अभी कितना हाथ उठता है, एक बार हाथ उठा के दिखा दीजिए। मैम का केवल और केवल नस्य ट्रीटमेंट किया, मतलब जम्मू कश्मीर को सही किया, और उसके अलावा बस्ती कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ है, और इफ़ेक्ट आप लोग देख रहे हैं। तो ये होता है, इसके बाद में दवाइयों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और जब हमारे शरीर खुद को जब सही करने लगे तो फिर किस इलाज की ज़रूरत है? हमारा शरीर अपने आप में इतना सक्षम है कि वो सारी बीमारियों को सही कर सकता है। बस ज़रूरत क्या होती है कि जो चीज़ उसको ये कार्य करने से रोक रही है उसको बाहर निकाल दें, तो वही काम जो है वो पंचकर्म करता है। तो उसके अलावा एक और चीज़ होती है रक्त मोक्षण। जितनी भी गंदगी है, अब मैंने बताया कि हमने नाक से निकाल दी, मुंह से निकाल दिया, मोशन करके निकाल दिया, एनेमा दे के निकाल दिया। कई जगह ऐसी गंदगी है कि वो निकल नहीं पा रही, तो उसको ब्लड में ला के ब्लड से निकाल दिया, ये रक्त मोक्षण है। अभी एक पेशेंट का लीच थेरेपी चल रहा है,